सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। आज रेणु जी सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को बधाई दे देते हैं। किस बात की? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है और इस विषय में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो भी बातें हैं वो लिखी हैं गुरु जी के बारे में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और साहित्य को इतना समृद्ध किया, और कह सकते हैं ना कि बहुत सारी कलाएं जो हैं उनके अंदर थी। तो जाहिर है कि यूं कह सकते हैं कि पूरा देश उनको नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, और हमारे बहुत सारे साथियों ने उन्हें लिख कर भी भेजा है। कोटि कोटि नमन, ढेर सारी बधाई। तो सभी को ढेर सारी बधाई। जी, और साथ ही आज बात करेंगे कि जब चलते हैं हम लोग सड़क पर ना तो ध्यान जरा देख के चलो। हाँ जी, सड़क पर होना चाहिए। तो दाएं भी और बाएं भी, दाएं भी बाएं भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी इस बारे में बड़े उत्सुक हैं कि सड़क पर चलने की बात है या जिंदगी में चलने की बात है। तो वैसे देखा जाए तो सड़क पर चलने जैसा ही जिंदगी में चलना भी है। बिल्कुल, क्योंकि घर और सड़क तो दफ्तर घर सभी जुड़ते हैं सड़क से। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो देखेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना होगा। जी, धारावाहिक चित्रलेखा भी आज सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को। हमारे साथियों को इंतजार है और जाहिर है हमें भी इंतजार है। आज इसकी अगली कड़ी हम सुनेंगे। और सखी विशेष का जो दिन है उसमें आज हम बात कर रहे हैं खुशी परमार की। जी, खुशी परमार बहुत छोटी सी उम्र में ही एक अच्छी तैराक कह सकते हैं, डाइवर कह सकते हैं, बन गई थी। और इनका ये पैशन भी था रेणु जी। तो पुणे में रहने वाली खुशी परमार 16 साल की उम्र में देश की सबसे छोटी महिला फ्री डाइवर बन गई। 5 साल की उम्र से ही खुशी को तैराकी का शौक था, और देखा जाए तो वैसे भी ये खेल ऐतिहासिक रूप से महासागरों और समुद्रों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब अलग अलग जगह में, यानी जहाँ भी पानी होता है वहाँ पर ये आयोजित किया जा सकता है। और दूसरा कि ऐसा नहीं है कि वहीं के बच्चे इसमें आगे आएं। हाँ। और भी जगह के बच्चे आ सकते हैं जब इस तरह से चीज़ें तैयार की जाती हैं, कृत्रिम जिनको कह सकते हैं ना, आर्टिफिशियल तरीके से उनको सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, तो बच्चे आगे आते हैं। अब खुशी की बात करें तो खुशी परमार को स्कूबा स्कूल इंटरनेशनल SSI दुनिया के हाईली रैंक्ड स्कूबा और फ्री डाइविंग सर्टिफिकेशन बॉडीज़ में एक के तहत बेसिक फ्री डाइवर के रूप में लिया गया, और ट्रेनिंग भी इन्होंने ली, डाइविंग की। और जब खुशी 14 साल की मात्र थी तभी UK स्थित वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से तैराकी, स्कूबा डाइविंग और एरोबिक्स में 7 रिकॉर्ड दर्ज कर लिया अपने नाम। तो इस तरीके की सफलता जो है मिलना बहुत बड़ी बात है ना? बड़ा मुश्किल है जी। तो कहते हैं ना कि आपकी उपलब्धियों के लिए जो है ना, उम्र आपकी मोहताज नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, देखिए उम्र आपके पीछे पीछे भाग के आएगी कि भाई हम बढ़ रहे हैं। जी, है कि नहीं? जी, और ऐसा ही कुछ हुआ 2018 में, जब उन्होंने महाराष्ट्र अंडर वाटर फेडरेशन कप में प्रतिनिधित्व भी किया। अब आप ये देखिए कि इतनी छोटी सी हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया। और भविष्य में उनसे पूछा गया तो खुशी कहती हैं कि वो एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हैं। जी, यानी कि आगे वो सिखाना भी चाहती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे साथी ने इसीलिए लिखकर भेजा है। खुशी परमार तैराकी में ये 14 वर्ष की पुणे की डाइवर हैं। उम्र बढ़ने के साथ इनसे भारत को कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैचों से उम्मीद है। तो जाहिर है क्योंकि अभी बहुत आपके पास उम्र का है सफर अच्छा, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे और भी रिकॉर्ड ये बनाएंगी, अपना नाम रोशन करेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी। लेकिन एक बात और है ना कि ये बिना क्या सुरक्षा उसके भी ये डाइव करती हैं। जी जी, वो इन्होंने कुछ इस तरह की प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि बचपन से ही है। तो ये एक पैशन है इनके लिए। और जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो फिर ये समझ में नहीं आता कि भाई उसमें कितना खतरा है कितना नहीं है। रेणु जी, बच्चों को डर कहाँ लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए तो ये अब ऐसा कहा जाता है, लोगों का मानना भी है, सुनने में भी आता है, पढ़ने में भी आता है कि ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी तैर लेती हैं काफी मतलब दूरी तक। यानी कि अगर अभ्यास कर लिया जाए तो सब कुछ संभव है। जी, तो भाई अभ्यास की बात है, तो देखते हैं कि क्या क्या ये और हासिल करेंगे, अपनी झोली में डालेंगे, देश की झोली में डालेंगे। और मीठा मीठा जादू तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत में भी है। जी, बहुत प्यारा सा जादू है। और जो ऐसा दी तोर डाक सुने केउ ना, तबे एकला चलो रे।
हाँ। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है जी। ये पंक्तियां उसके आगे लिखती हैं कि जन गण मन अधिनायक, राष्ट्रगान के रचयिता, कालजयी रचनाओं के रचनाकार, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के संस्थापक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को शत शत नमन। बहुत कुछ लिख दिया है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत 2 पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया आपने। हाँ, और जो इनकी कविता है वो ये है कि अनजानों से भी करवाया है परिचय मेरा तुमने जाने, कितने आवासों में छांव मुझे दिलवाया है, दूरस्थों को भी करवाया है, स्वजन समीपस्थ तुमने भाई बनवाए हैं मेरे, अन्यों को जाने कितने, छोड़ पुरातन वास कहीं जब जाता हूँ मैं, क्या जाने क्या होगा सोचा करता हूँ मैं, नूतन बीज पुरातन हो तुम, भूले इसे मैं जाता हूँ, दूरस्थों को भी करवाया है, स्वजन समीपस्थ तुमने। क्या बात है। जीवन और मरण में होगा अखिल भुवन में जब वो भी, जन्म जन्म का परिचित चिन्होगे उन सबको तुम भी, तुम्हें जानने पर न पराया होगा कोई भी, नहीं वर्जना होगी और न भय ही कोई भी, जगते हो तुम मिला सभी को, जगते हो तुम मिला सभी को, ताकि दिखो सब में ही, दूरस्थों को भी करवाया है स्वजन समीपस्थ तुमने। जी, और ये गीतांजलि का एक अंश हम लोगों ने सुनाया ना। पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां हैं जिसके लिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया जी। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जैसे हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं, इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासाको ठाकुरबाड़ी में हुआ और पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। और सभी जानते हैं कि गुरुदेव साहित्य, गणित, शरीर विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, अंग्रेजी, ड्राइंग, खगोल विज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। 11 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने पिता के साथ देश विदेश और डलहौजी के हिमालयी पर्वतीय स्थलों का दौरा भी किया। उन्होंने कालिदास रचित साहित्यों और अन्य उच्च कोटि के साहित्यों का और कविताओं का गहन अध्ययन किया और धीरे धीरे सब कुछ उन्हें इतना पसंद आया कि वो इन्हीं रचनाओं में कभी कभी शीर्ष भूमिका में भी नजर आते थे। और वाल्मीकि प्रतिभा नामक नाटक ऐसा था जिसमें वो नजर भी आए। लेखन की लोक शैली में भी निपुण थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। उनकी कविता, छंद की बात की जाए और जो उनकी एक भाषा थी, यानी बांग्ला भाषा में जिस रचनाओं को जो लिखा करते थे वो अद्भुत थी और लोगों को समझ भी आ जाती थी, क्योंकि शैली बहुत ही सादगी भरी होती थी, बड़ी सहज होती थी। और 8 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 वर्ष की आयु में सन 1877 में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। और इस तरह से उनकी रचनाएं तो बहुत हैं। इसके अलावा उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक और अनगिनत गीत भी लिखे हैं। उनकी लिखी कविताएं और छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन से उनकी संक्षिप्त बातचीत वास्तविकता की प्रकृति पर नाटे एक परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित है। जी, और बहुत सारी उनकी कृतियां हैं जिसमें जो थोड़ी बहुत हमने लिखी हैं वो गीतांजलि है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें 1913 में दिया गया। और ये ऐसा पुरस्कार माना जाता है कि एशिया का प्रथम विजेता साहित्य पुरस्कार है। इनको मिला एशिया का प्रथम ये नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्वी प्रबाहिन, महुआ, वनवाणी, इस तरह की और भी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे चोखेर बाली, वो तो बांग्ला फिल्म भी बनी है, काफी प्रसिद्ध है। कणिका है, गीतिमाला इत्यादि है। और ये सब चीज बहुत ही विश्वविख्यात है, कहना चाहिए। उनका गाया रविंद्र संगीत विश्वविख्यात है, जो गायन की अब एक अलग बिल्कुल अद्भुत शैली बन चुका है। जी, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो ध्रुपद शैली है उससे भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इसमें जो गीत उन्होंने लिखे हैं या गीतों को संगीतबद्ध भी किया करते थे, तो वो भी बड़ी खूबसूरती से किया है। और आभास गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जो राग हैं उनमें भी अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से उन्होंने गीत भी गाए हैं। तो कह सकते हैं कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान की रचना की। और जैसा कि हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जनगण मन और बांग्लादेश के लिए भी उन्होंने आमार सोनार बांग्ला
तो यानी दो देशों का राष्ट्रगान आपकी रचनाएं हैं। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद आदि संबंध उनकी रचनाओं में विभिन्न रूपों में उभर कर आती हैं। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। आप ही आगे लिखते हैं कि साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विधा है जिसमें उनकी रचना न हो। गान, कविता, उपन्यास, कथा, नाटक, प्रबंध सब इन्होंने लिख डाला है। इनकी सब रचनाएं विश्वविख्यात हैं। उन्होंने उनकी रचनाओं में गीतांजलि, गीताली, गीत हिमालय, कथाओं, कहानी, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख है। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी रचनाएं पूरी दुनिया में मशहूर हुई, फैल गईं। जी, और 1915 में उन्हें नाइटहुड भी दिया गया। जॉर्ज फिफ्थ ने उन्हें दिया था, जबकि जलियांवाला बाग कांड के बाद ये उपाधि उन्होंने लौटा दी थी अंग्रेज सरकार को। भाई गुरुदेव की बात हो और शांति निकेतन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? जी। भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश के वीरभूमि जिले के बेलपुर के समीप ये स्थित है और इनके पिता ने बनवाया था। और उसके साथ साथ आपने इसको बहुत कहना चाहिए कि पुष्पित किया, पल्लवित किया कह सकते हैं। और इतनी साहित्य का सृजन इन्होंने किया कि वो एकदम बहुत पवित्र हो गई। नहीं तो वो शांति निकेतन कितना सुंदर उस वक्त दिखता होगा। अगर सोच के देखिए तो लगता है कि बाप रे कितना सुंदर होगा। और रेणु जी, उसमें बड़ी सुंदर संगीत विद्या भी होती थी, नाटक का मंचन भी होता था, तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और एक इस तरह से उन्मुक्त वातावरण में स्वच्छंद रहकर कार्य अध्ययन करना, कला को जीना, देखना, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में, उसका आनंद ही अलग होता है। तब तो फिर और चार चांद लग जाता था जब गुरुजी खुद ही करते थे, नाटक में एक पात्र की भूमिका अदा करते थे, तो कितना खूबसूरत लगता होगा। जी बिल्कुल। 1863 में इस आश्रम की स्थापना की गई थी इनके पिता के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा। और बड़ी मतलब आज सुनकर लोगों को आश्चर्य लगेगा, जब सिर्फ 5 छात्र थे, बाद में इसे उनके पुत्र ने, जब गुरुदेव ने इसे और ऐतिहासिक बना दिया, जहां कई हजार बच्चे हर प्रकार की शिक्षा पाते हैं। अब उसमें संगीत भी है। इस विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहले ब्रह्मा विद्यालय, फिर शांति निकेतन, अब विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। जी, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बाद में थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे और एक लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हम सबको छोड़कर इस दुनिया से प्रस्थान कर गए। लेकिन अगर कुछ क्या, जो भी आपकी रचना उठाइए दिल तक पहुंच जाती है। ऐसी भाषा, ऐसी शैली और ऐसा विषय कि पूछो मत। ऐसे ही आपकी एक कालजयी रचना है, सभी ऐसी हैं। और इसमें एक है जिसमें कि कहानी है प्रेम का मूल्य। और इसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति का वर्णन है। उसमें अपने बेटे को जब कच्छ को वो संसार में भेजते हैं शंकराचार्य के पास कि अमर जीवन का रहस्य मालूम करे, तो कच्छ शिक्षा हासिल करने के लिए स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस समय अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आते हैं। मतलब उनकी पूरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब वो देवयानी के पास आए हैं। उसी प्रसंग में ये संवाद है उस कहानी का, है ना? जी। कच्छ कहते हैं कि और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया, तो तुम्ही ने अपने पिता को मजबूर किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस भलाई को बिल्कुल भुला नहीं सकता। देवयानी। भलाई? यदि तुम उसको भुला दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख न होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही नजर रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। रोजाना पाठ के पश्चात शाम के अंधेरे और शून्यता में यदि साधारण हर्ष और प्रसन्नता की लहरें तुम्हारे सिर पर बीती हों, तो उनको स्मरण रखो। उपकार को स्मरण रखने से क्या लाभ? यदि कभी तुम्हारे पास से कोई गुजरा हो जिसके गीत का एक चुभता हुआ टुकड़ा तुम्हारे पाठ में उलझ गया हो, या जिसके हवा में लहराते हुए आंचल ने तुम्हारे ध्यान को पाठ से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, अपनी छुट्टी के समय कभी उसको अवश्य स्मरण कर लेना। परंतु केवल यही और कुछ नहीं। सौंदर्य और प्रेम का याद न आना ही उचित है। तब कच्छ कहता है, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। देवयानी, हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सच को प्रकट कर रही हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं। आराम करो। ख्याति ही खुशी का साधन नहीं। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है।
इस तरह से अगर हम पढ़ते रहेंगे तो भाई लगता है कि रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, है ना। अब आगे का संवाद भी बड़ा सुंदर है, छोटा सा पढ़ ही देते हैं ना। कच कहता है, नहीं देवयानी नहीं, ऐसा न कहो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे रोक रही है ना। तो कच कहता है, नहीं देवयानी नहीं, ऐसा न कहो। देवयानी कहती है, क्या कहा? नहीं। मुझसे क्यों मिथ्या बोलते हो? प्रेम की नजर छिपी नहीं रहती। रोजाना तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय से तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। अचानक मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस हालत का एहसास नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूँ, इसलिए अब तुम हमेशा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को नहीं तोड़ सकता। तो इस तरीके की कहानियाँ आपकी होती हैं जी। और बहुत सारे लोग ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने इनकी सिर्फ कहानियाँ पढ़ने के लिए टैगोर जी की बांग्ला भाषा सीखी। और सच बात है कि जिस भाषा में लिखी हो उसी भाषा में पढ़ने का आनंद अलग होता है। तो ये होती है एक साहित्य की पावर, साहित्य की शक्ति, है ना। तो भाई जिंदगी हम हाथ पर लेकर चलते हैं इसी सड़क पर। तो बात तो वही है कि दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे हमारी जिंदगी हो जी। लेकिन रास्ता फिर भी कभी कभी भटक जाते हैं। हाँ, लेकिन भटकना अलग चीज़ है, लेकिन वहीं रास्ते में जो उबड़ खाबड़ रास्ते मिलते हैं हमें, या कभी कभी थोड़े पथरीले होते हैं, कभी कभी कोई कांटे चुभ जाते हैं, वो भी एक जिंदगी का हिस्सा है। जी जी, है ना। और ऐसा ही हमारी एक श्रोता लिखती, पहले तो लिख रही है कि चित्रलेखा का इंतजार है, तो बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद सुनवाएंगे। उससे पहले इनका एक कमेंट पढ़ देते हैं कि जरा देख कर चलो, मुझे लगता है कि चलना ही जिंदगी है। इस राह पर चलते समय पहले देख लिया जाए कि हमने जो राह पकड़ी है वो जा कहाँ रही है। किसी को दुख कष्ट न हो, ऐसे चलें। राह के हमराहियों से भी मेल मिलाप रखें। ये भी देखते चलें कि किसी की सहायता कर सकें तो जरूर करें। राह से कांटे दिखे तो आगे आने वालों के लिए हटा भी दें। मंजिल तक पहुंचना भी है, परंतु रास्ते के सफर के आनंद को लेते हुए। क्या बात है, ऐसा लिखती हैं। बहुत बढ़िया लिखा है जी। आगे हमारे एक और साथी लिखते हैं कि ये सही है कि हम अपनी भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और एक दिन यही आदतें हमारा भविष्य बदल सकती हैं। इसलिए जीवन के हर कदम पर यह सोच आवश्यक है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य का हम पर प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ रहा है। सोच समझकर लिया गया फैसला सफल जीवन का मूल मंत्र है। तो बात बिल्कुल सही है कि ए भाई जरा सोच के चलो, जरा देख के चलो, है ना, दाएं भी बाएं भी। जी बिल्कुल। और सोचना समझना तो सड़कों पर बहुत ज्यादा पड़ता है जब हम वाहन चलाते हैं। तो यानी कि संगीता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम वाहन की बात कर रहे हैं और रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथी राज कपूर जी को याद कर रहे हैं जो उन्होंने गीत में गाया है, और उसके बाद ये लिख रहे हैं कि जीवन की राह में मुश्किलें मिलेंगी ही, इन्हीं मुश्किलों में से हमें नए रास्ते मिलते हैं, उन्हीं रास्तों पर आगे चलें, यही जीवन की राहें हैं। जी, सभी अपने लोगों के साथ खुश रहना चाहते हैं, और ऐसे में अगर सावधानी से वाहन चलाएं तो फिर ये खुशी दुगनी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जी, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर आदमी अपने जीवन में सुखी और खुश रहना चाहता है। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं। एक तितली की उम्र मात्र 14 दिन की होती है, फिर भी वो अपना हर दिन आगे पीछे देखकर ही फूलों से अपना भोजन करती है ताकि कोई उसे बाधा नहीं पहुंचाए। ठीक उसी तरह मनुष्य को चाहिए हर कदम, हर फैसले को सोच समझकर ही करना चाहिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि मतदान और कन्यादान सोच समझकर ही करना चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना हो। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत गूढ़ बात कह दी। हम लोग तो भाई रोजमर्रा की जिंदगी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बताया कि अगर इस दो चीजों पर, अगर कन्यादान हो या मतदान हो, यानी बेटी का विवाह करना हो या आपको मत का प्रयोग करना हो, तो अगर आप विचार नहीं करेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम तो वाकई ज्यादा मुश्किल होंगे और बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, है ना। वैसे लेकिन हम लोगों ने जो विषय का चयन किया है वो तो आमतौर पर यही सड़क पर चलने वाली बात है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पूरा पालन करें। घर दफ्तर सभी जगह पर जब
चलते हैं, हम जाना होता है तो जाहिर है कि सड़क पर चलते हैं, हो सकता है कि हम पैदल चलें या किसी वाहन पर चलें, है ना। तो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या पैदल चल रहे हो, नियम तो नियम होता है। अक्सर ऐसा होता है संगीता कि हम जब यातायात नियमों की बात करते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ वाहन चालकों के लिए है और हम पैदल चलने वाले कभी भी सड़क पार कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय अगर हरी बत्ती जल रही है ट्रैफिक की, तो उस समय कृपया पैदल चलने वाले वाहन चालकों को जाने दें, वाहन वालों को ना, क्योंकि उस समय उन्हें तेजी होती है, क्योंकि उनका तो फिर से एक बार रुक जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस समय आप ना करें, क्योंकि आपको बचाने के चक्कर में बहुत सारे जो होती है दुर्घटनाएं हो जाती हैं ना। जी बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल रखें। हाँ, और रफ्तार जो होती है वो इंसान की तो पैदल चलने की वही होगी, लेकिन जब वो चलते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि भाई हम किसी गाड़ी से कम नहीं है तेज, तो इस तरह से चलते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग साइकिल चलाते हैं वो भी बाइक्स जो होती हैं उनसे आगे निकल जाना चाहते हैं, हवा में उड़ते हैं। हाँ, तो ये सब बड़ा गड़बड़ है। यानी कि आप जो वाहन चला रहे हैं उनकी जो गति है उसके हिसाब से ही चलें। इसी तरह से एक बात और है यहाँ पर कि अलग अलग वाहन के अलग अलग हॉर्न होते हैं, उसमें भी बहुत लोग अपनी मनमानी करते हैं। जैसे कि स्कूटर का हॉर्न होता है या मोटरसाइकिल का, तो आपको पीछे से अगर बजेगा तो लगेगा बस आ रही है, तो आप एकदम से घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा वाहन हमारे पीछे है। तो उनका भी पालन अवश्य करें जी। वो सोचते हैं कि हमें जाते समय ज्यादा जगह मिल जाए, तो छोटे वाले जो वाहन होते हैं उनमें ज्यादा आवाज के लगा लेते हैं, तो ये भी गलत है। और इसी तरह से लाइट्स का भी होता है रेणु जी, कि कुछ जो लाइट्स होती हैं वो जरूरी होती हैं और वो कितनी तेजी से जलेंगी उसकी भी एक मतलब नियत किया जाता है। हाँ, है लेकिन बहुत सारी लाइट्स लगवा लेते हैं, इतनी सारी लाइट्स लगवा लेते हैं, तो सामने से जो व्यक्ति आता है या जो वाहन वाले आते हैं, चालक आते हैं, वो बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं इतनी सारी लाइट्स, क्योंकि उनकी गाड़ी में तो इतनी लाइट नहीं है। नहीं हो तो भी अगर सामने से आ रही है तो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती है और कभी कभी आपको दिखना बंद हो जाता है। बहुत तेज रोशनी अगर आपकी सीधे आंखों में पड़ रही हो तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। उसके ऊपर एक लाइट में जब कार और आधी की होती है उसमें आधी पीली कर दी जाती है उसके लैंप को, वो भी जहाँ पर नियम है उनको ज़रूर पालन करें। डिपर का जहाँ पर ज़रूरी हो उसका अवश्य प्रयोग करें। इसी तरह से अपने कार के शीशे, रिवर व्यू जो आपकी खिड़की के दाएं बाएं होते हैं उन सबको अच्छी तरह से साफ रखें और विंडशील्ड को भी बहुत अच्छी तरह से साफ रखें, ताकि इनका जो प्रयोग है, जिस चीज़ के लिए ये बने हैं, उस समय आपको ये सहयोग कर सकें। जी जी। और जो इनकी जो लाइट्स होती हैं वो आंखों पर ना पड़ें, इस तरह से आप उसके फोकस को एडजस्ट करें। जैसे कि ग्लास वगैरह जो होते हैं, पीछे से जो लाइट आती है तो उसमें तेज से अगर लाइट पड़ेगी तो जो चला रहे हैं, अगर हम वाहन चला रहे हैं तो हमारी ही आंखों पर चमकेगा, तो उसको ठीक तरह से एडजस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ जो एक बने रहते हैं बीच में डिवाइडर वगैरह बने रहते हैं, उनको भी देख कर चलना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, एक चीज और होती है कि ओवरटेक करते समय किसी भी वक्त कहीं से भी ओवरटेक कर लेते हैं, लेन भी बदल लेते हैं, बड़ी जल्दी से लेन बदल लेते हैं। सड़क अपनी है ना। तो इसमें भी बहुत ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इस वजह से भी होती हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जो रात में गाड़ियां चलती हैं वो सफेद कलर की जो रहती हैं उनके देखा गया है कि वो साफ नजर में आती हैं। इसी तरह जो बर्फीली जगह होती हैं उनकी, वहां की वादियां ऐसी होती हैं, तो वहां काले रंग की अगर गाड़ी है उसको रात में अगर प्रेफर किया जाए तो ज्यादा अच्छा दिखाई, कहने का मतलब दिखाई। यानी कि अगर आपके पास सफेद कार है तो आप किसी से उधार ले लें, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ये चयन भी कई बार देखा गया है जी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात तुमने कही। यानी कि इस तरीके से कार और अपने वाहन के रंगों का भी ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप, जाहिर सी बात है ये तो मजाक का विषय है कि बदल लें या उधार ले लें, लेकिन अगर ऐसा है रंग तो ऐसे समय में आप न निकले तो बेहतर है। ऐसे समय का चुनाव करें जबकि आपकी सड़क पर कार या वाहन जो भी आप चला रहे हैं वो दिखाई दे, है ना, कैसा मौसम है, इन सारी चीजों का ख्याल रखें, सफेद वादियों में खास करके। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से लाइन वाली जो बात है वो तो महत्वपूर्ण है ही। अलग अलग वाहन जो जिनका उनका जो साइज होता है उसके हिसाब से लाइन बनी होती है, लेन बनी होती है, उसी लेन में चले। इसके संग संग रात में अगर आप चल रहे हैं तो उसके लिए खास तौर से इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि जो चला रहा है वाहन चालक जो भी है, अगर आपने लिया हुआ है किराए पर, किसी को बुलाया हुआ है, एक्सपर्ट है, तो भी उसकी नींद का पूरा ख्याल रखें, उसके खाने पीने का ध्यान रखें। बहुत भारी गरिष्ठ भोजन तो नहीं किया। अगर आपने रात भर यात्रा करनी है तो ऐसा तो नहीं कि उसे नींद आ जाएगी, या उसके बगल में जो बैठा है वो बराबर उससे बात करता रहे। सारे लोग अगर सो जाते हैं तो आप कितना भी अपने ऊपर नियंत्रण करें, आपको नींद आ जाती है। तो इस तरह से चीज़ों का ख्याल रखें।
हाँ, और पार्किंग लाइट्स भी होती हैं, उनको भी रात में जरूर जलाएं ताकि आपकी गाड़ी कहीं भी अगर पार्क है तो वो ठीक तरह से दिखे। और साथ ही साथ कि अगर जल्दबाजी है तो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए कि भाई तुरंत से एकदम सड़क पार कर लें। जल्दबाजी है तो कैसे धैर्य रखेंगे? यानी कि जब भी हम वाहन चलाएं तो धैर्य रखें ही ना। हाँ। कभी भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। और इसके संग से जो हम लोग लाइट की बात कर रहे थे, तो रात में अगर यात्रा कर रहे हैं तो कार या जो भी वाहन है आपका, उसके अंदर लाइट न जलाएं। और जो भी, अगर अक्सर होता है कि रात में हम गाने बजाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसका भी जो है ना ध्वनि जो है उसकी, वो भी नियंत्रण में रखें। बातें बहुत सारी हैं, ध्यान आपको रखना है, हमें रखना है कि नहीं जी। और अब बराबर जो है ना, कहते हैं स्पीड जरूर नियंत्रण में रखें, क्योंकि अचानक से कोई जानवर वगैरह भी आ सकते हैं। तो जब नियंत्रण में रहेगी तभी आप गाड़ी रोक पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम अपनी गाड़ी यहाँ रोक दें। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। विविध भारती